इमेजिन करो कि आप अपने साथियों के साथ प्लेन में सवार होकर एक वीरान और अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड के ऊपर से उड़ान भर रहे हो। तभी अचानक से एक एक्सीडेंट के कारण आपका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें आपके कुछ साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं कुछ लोग इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे कि वो अपने अंतिम सांसें गिनने को मजबूर थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और इंसानों की दुनिया से कोसों दूर आप बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हो और रेस्क्यू के लिए मदद आने की इंतजार कर रहे हो। कितनी स्कैरी इमेजिनेशन है ना। वेल, ये महज इमेजिनेशन नहीं बल्कि अमेरिका के उन 9 सोल्जर्स की रियलिटी है जो साल 1946 में अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ते हुए एक प्लेन क्रैश का शिकार हो गए थे। पर भाई, आखिर इंसानों की दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर धरती के सदर्न मोस्ट रीजन में ये 9 लोग एक प्लेन में बैठकर गए ही क्यों थे? आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनका प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया? साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या इनमें से कोई अंटार्कटिका से जिंदा वापस लौट पाया या हमेशा के लिए बर्फ की चादर के नीचे दफन हो गया। वेल, सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था और दुनिया में एक नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड वॉर की, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच दुनिया की सुपर पावर बनकर इसे कंट्रोल करने की जंग थी। ये जंग थी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस और पावर की। एंड इंटरेस्टिंगली, दुनिया का सुदूर कोने में बसा अंटार्कटिका इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनकर सामने आ रहा था। क्योंकि दोस्तों, इस अनएक्सप्लोर्ड और अनक्लेम्ड कॉन्टिनेंट पर साइंटिफिक रिसर्च की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज थी। यहाँ पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस उस समय तक किसी भी देश की पहुंच से दूर थी और यहाँ अपने मिलिट्री बेस बनाकर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती थी, वो भी बिना किसी की नजर में आए। यही कारण था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने अंटार्कटिका पर एक्सपीडिशंस भेजकर कई सर्वेस कराए थे और कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो ये तक भी कहती है कि नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका पर कई सीक्रेट मिलिट्री बेसेस बना लिए थे। बस यही कारण था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका कैसे भी करके अंटार्कटिका पर कब्जा करना चाहता था, जिससे वो दुनिया पर कब्जा कर सके। और इसके लिए दिसंबर 1946 में अमेरिका अंटार्कटिका की ओर 13 शिप्स, 33 प्लेन्स और 5000 से भी ज्यादा सोल्जर्स का एक विशाल एक्सपीडिशन भेजती है, वो भी बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। अमेरिका का प्लान था कि पहले तो वो अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करेंगे, फिर अपने मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करेंगे और आखिर में अंटार्कटिका पर कब्जा कर लेंगे। इस सीक्रेट मिशन को ऑपरेशन हाई जंप नाम दिया गया था, जिसके तहत 30 दिसंबर 1946 को जॉर्ज 1 नाम के एक एयरक्राफ्ट को अंटार्कटिका के थर्स्टन आइलैंड पर भेजा गया था। इस एयरक्राफ्ट में 9 लोग सवार थे, जिनमें बिल कियंस और राफ लेब्लैंक नाम के 2 पायलट्स प्लेन को उड़ा रहे थे। मौसम बहुत ठंडा था और थर्स्टन आइलैंड पर बर्फीले हवाएं चल रही थी, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। पायलट्स को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा था और वो था एल्टीमीटर, जो प्लेन की जमीन से डिस्टेंस को बताता है। लेकिन बर्फ की मोटी लेयर के कारण एल्टीमीटर भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था। ऐसे में पायलट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिशन को कैंसिल करके वापस लौट जाना चाहिए। पर इससे पहले कि वो अपने डिसीजन पर एक्शन ले पाते, उनका एयरक्राफ्ट एक पहाड़ी से टकरा जाता है और उसमें एक होल हो जाता है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते हवा में उड़ते एयरक्राफ्ट में एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद ये कई टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिछ जाता है। और इस घटना में 2 क्रू मेंबर मैक्सवेल लोपेज और वेंड्रेल हेंडरसन की तुरंत मौत हो जाती है, जबकि फ्रेडरिक विलियम्स को पीठ और चेहरे पर सीवियर इंजरीज आती है, जिसके बाद ये निश्चित था कि विलियम्स अब नहीं बच पाएंगे। अब खैर, बचे हुए सर्वाइवर्स के सामने सबसे पहले तो छिपने की एक जगह ढूंढने का चैलेंज था। इसके लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट के टनल को चुना, जो एयरक्राफ्ट से टूटकर अलग हो चुका था। उन्हें एयरक्राफ्ट के मलबे में एक पैराशूट भी मिल गया, जिसको फाड़कर उन्होंने टनल की ओपनिंग को बंद कर दिया, जिससे ठंडी हवाएं और बर्फ अंदर ना आ सके। अब क्योंकि फ्रेडरिक विलियम्स को सीवियर इंजरीज थी, उन्हें अपनी जगह से उठाना
डेंजरस हो सकता था। इसलिए फ्रेडरिक के लिए वहीं पर एक छोटा सा शेल्टर बना दिया गया। लेकिन अफसोस कुछ ही समय बाद ही फ्रेडरिक विलियम्स ने दम तोड़ दिया। 3 लोगों की मौत के बाद अब 6 सर्वाइवर्स बचे हुए थे, जिन्हें अंटार्कटिका की खून जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हुए इंतजार करना था कि कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। लेकिन उनकी सप्लाई शिप यूएसएस पाइन आइलैंड उनसे करीब 500 किलोमीटर दूरी पर थी, जो ऑलरेडी रेस्क्यू मिशन शुरू कर चुकी थी। पर देखो, इतने बड़े एरिया में एयरक्राफ्ट का मलबा खोजना 1-2 दिन का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से अगले 3 दिन तक कोस्ट के आसपास मौसम बेहद ही खराब रहता है, जिसके कारण रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उड़ान ही नहीं भर पाता। इधर हमारे 6 सर्वाइवर्स टनल के अंदर छिपे अंटार्कटिका की -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड का मुकाबला कर रहे थे, जो कभी भी उन्हें मौत की नींद सुला सकती थी। सर्वाइवर्स को एयरक्राफ्ट के मलबे में स्लीपिंग बैग्स, टेंट और कुछ खाना भी मिल गया, जिसमें कैंड मीट और सूप शामिल था। उन्हें एक गैस स्टोव भी मिल जाता है और वो एयरक्राफ्ट के एक स्पेयर टैंक से फ्यूल को भी हासिल कर लेते हैं। जेम्स रॉबिन्स, जो एयरक्राफ्ट में रेडियोमैन का काम संभालते थे और जो अच्छा कुक भी थे, वो इन सब चीजों के मिलने के बाद सर्वाइवर्स के लिए 2 वक्त का खाना पकाने का जिम्मा उठाते हैं। यानी कि अब ये 6 सर्वाइवर्स एटलीस्ट भूख से तो नहीं मरने वाले थे। 3 दिन के बेहद खराब मौसम के बाद चौथा दिन अंटार्कटिका में सूरज निकलता है और ये लोग अपनी टनल से बाहर निकलकर इस बैरन आइलैंड की खूबसूरत नजारों को देखते हैं। साथ ही साथ वो बर्फ में कब्र खोदते हैं और अपने तीनों साथियों को अलविदा कह देते हैं। इन्होंने 3 डेड बॉडीज के साथ ढेर सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स रख दिए थे, जिससे बाद में मैग्नेटोमीटर की मदद से इन कब्रों को आसानी से खोजा जा सके। हालांकि यूएसएस पाइन आइलैंड, जिस शिप पर इन्हें रेस्क्यू करने वाले क्रू सवार थे, वो अभी भी खराब मौसम के बीच फंसे रहता है और आखिरकार 7वें दिन जाकर कहीं रेस्क्यू प्लेन को भेज पाता है। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू एयरक्राफ्ट थोड़ा आगे पहुंचता है ना, ओवरकास्ट कंडीशन के कारण चारों तरफ कोहरा छा जाता है, जिस कारण नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक समय तो ऐसा भी आया जब एयरक्राफ्ट सर्वाइवर्स की लोकेशन से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं पाया। इसी दौरान राफ लेब्लांक, जो क्रैश हो चुके एयरक्राफ्ट के पायलट थे, उन्हें एहसास होता है कि शायद उन्होंने आसपास से गुजरते किसी एयरक्राफ्ट की आवाज सुनी है। ऐसे में वो क्विक एक्शन लेते हुए बाकी सर्वाइवर्स के साथ मिलकर क्रैश्ड एयरक्राफ्ट के मलबे में आग लगा देते हैं, जिससे कि धुआं पैदा हो और उनके करीब से निकलता कोई भी एयरक्राफ्ट उनकी मौजूदगी के बारे में जान पाए। हालांकि देखो, मौसम एक बार फिर धोखा करता है और अगले कई दिनों तक भारी बर्फबारी होती है। एक समय तो ऐसा भी था जब हमारे 6 सर्वाइवर्स ने जिंदगी की उम्मीद को खोना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी उनकी किस्मत करवट लेती है और 13वें दिन एक बार फिर से सूरज निकलता है। सुबह का समय था और हमारे सर्वाइवर्स बचे हुए थोड़े बहुत खाने से नाश्ता कर रहे थे। तभी उन्हें एयरक्राफ्ट के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकलते हैं और हवा में अपने हाथों को वेव करने लगते हैं। एंड यस, इस बार रेस्क्यू क्रू ने उन्हें देख लिया था। लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम था। अंटार्कटिका पर जमी बर्फ की चादर के ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड कराना बेहद ही मुश्किल था और रेस्क्यू के लिए जो एयरक्राफ्ट भेजा गया था ना, वो भी बाय डिफॉल्ट पानी में ही लैंडिंग करने के लिए बनाया गया था। ऐसे में रेस्क्यू टीम सर्वाइवर्स के लिए एक हैंड रिटन नोट फेंकती है, जिस पर लिखा था कि 10 माइल्स दूर पर एक लेक है जहां पर प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। अगर वो लोग वॉक करते हुए वहां तक जा सकते हैं तो जमीन पर सर्कल बनाए, और अगर नहीं तो स्ट्रेट लाइन बनाए। सर्वाइवर्स ने तुरंत जमीन पर सर्कल बना दिया, यानी वो 10 माइल की पैदल यात्रा करने के लिए तैयार थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि राफ लेब्लांक, जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट के पायलट थे, वो इंजरीज और खराब हेल्थ का सामना कर रहे थे, जिसके कारण वो इस जर्नी को 2 पैरों पर तो कंप्लीट नहीं कर सकते थे। ये देखते हुए सर्वाइवर्स उनके लिए लकड़ी की एक स्लेज बनाते हैं और उस पर उन्हें लिटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। 10 माइल्स यानी कि करीब 16 किलोमीटर्स। ये जर्नी आपको इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी, पर अंटार्कटिका की बर्फ में उन्हें ये सफर तय करने में करीब 12 घंटों का समय लग गया। पूरे सफर के दौरान रेस्क्यू क्रू भी हवा में उड़ते हुए उनके साथ साथ ही चल रहा था। लेकिन ये सफर अपने अंजाम पर पहुंचने ही वाला था कि तभी मौसम एक बार फिर करवट लेता है और बर्फबारी होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण रेस्क्यू क्रू फैसला करता है कि वो सबसे पहले लेक में लैंडिंग करेंगे, नहीं तो शायद बाद में लैंडिंग भी पॉसिबल ना हो सके, और इसीलिए वो सर्वाइवर्स को उनके रास्ते पर चलता छोड़ देते हैं। लेक में लैंड करते ही 2 क्रू मेंबर्स सर्वाइवर्स की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं पर हमारे सर्वाइवर्स भी राफ लेब्लांक को स्लेज पर लाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी और सर्वाइवर्स को लेक
नजर ही नहीं आ रही थी। अब जब कुछ समय बाद हमारे सर्वाइवर्स लेक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, तब वो देखते हैं कि भाई ये क्या, लेक और उनके बीच 20 मीटर ऊंची बर्फ की एक चट्टान थी जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था, और शायद लैंडिंग की जल्दबाजी में रेस्क्यू टीम ने भी इसे नोटिस नहीं किया था। तो क्या इन 6 लोगों की जर्नी और जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई? वेल, जवाब है बिल्कुल नहीं। किस्मत से उन्हें चट्टान की एक साइड पर उसे पार करने का एक आसान रास्ता मिल जाता है, जैसे किसी ने उसे सिर्फ इन 6 सर्वाइवर्स की जान बचाने के लिए ही बनाया हो। और फिर वो बर्फ की उस चट्टान को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है। अपनी शिप में सवार होकर ये 6 सर्वाइवर्स अपने देश में वापस लौटते हैं और अंटार्कटिका में 13 दिन सर्वाइव करने की अपनी जर्नी की अनगिनत कहानियां सुनाते हैं। हालांकि दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि क्रैश साइट पर बर्फ के नीचे दफन उन 3 लाशों को वापस लाने की कभी कोशिश नहीं की गई, और करीब 80 सालों बाद आज वो 100 मीटर नीचे बर्फ में धंस चुके होंगे, जो हमेशा के लिए अंटार्कटिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा बन चुकी है। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको ये अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी, और क्या अमेरिकन गवर्नमेंट को उन 3 डेड बॉडीज को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो अंटार्कटिका के इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अकेले अपने ही दम पर अंटार्कटिका में सर्वाइव कर पाता है और पूरा 1 साल वहां पर बिताता है, क्योंकि उसका क्रू मेंबर उसे छोड़कर जा चुका था। 1 साल बाद जब वो वहां पर वापस आते हैं तो उस एक व्यक्ति की वजह से ना हमें इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज और इतना कुछ पता चलता है अंटार्कटिका के बारे में कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।